हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है और किस तरीके से इसको ढूंढा गया था कि कौन सा हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। आज के दिनों में हम सभी जानते हैं, आप और मैं आप सब जानते हैं कि डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इन सम केसेस आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक वायरसेस में। तो ये आज के ज़माने में हम जानते हैं। पहले के ज़माने में 1928 1928 से पहले हमें ये नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, ऐसी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं थी जो आज के ज़माने में है। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें पता है। लेकिन उस समय एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही थी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको इस्टाब्लिश करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, बाद में इसको क्या बोला गया, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि ऐसा क्या है इस एक्सपेरिमेंट में और किस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आज हम बहुत कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रिफ्थ ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया लिया ग्रिफ्थ ने। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे कि इसके नाम से पता है, आप सभी भी जानते हो, कोज निमोनिया। निमोनिया कोज करता है। अगर माइस में डाले, माइस को इन्फेक्ट करे तो माइस में करता है, ह्यूमन में करे तो ह्यूमन को ये निमोनिया कोज करता है। ग्रिफ्थ ने क्या चूज़ किया था, माइस एज ए एक्सपेरिमेंट यूज किया था। ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, माइस पे किया था। तो इसकी दो स्ट्रेन ग्रिफ्थ ने ली थी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की, जो कि निमोनिया कोज करता है। इसकी दो स्ट्रेन ली थी। एक स्ट्रेन का नाम था वायरुलेंट, दूसरी स्ट्रेन थी अवायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो डिजीज कोजिंग है। क्या है दोस्तों, डिजीज कोजिंग। अवायरुलेंट का मतलब जो डिजीज कोज नहीं करता है, डू नॉट कोज डिजीज। तो इसे हम एक तरीके से मान लेते हैं कि ये पॉइजनस है। स्ट्रेप्टोकोकस की दो स्ट्रेन हो गई। कौन कौन सी स्ट्रेन होगी, एक तो वायरुलेंट स्ट्रेन जो डिजीज कोज करती है, और अवायरुलेंट स्ट्रेन जो डिजीज कोज नहीं करती है। अब हमें ये पता लगाना है कि वायरुलेंट स्ट्रेन में ऐसा क्या है ये जिसकी वजह से डिजीज कोज कर रही है। तो आप लोगों को पता है, कोई भी बैक्टीरिया है, उसकी जो मोस्ट आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। मोस्ट आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज कैप्सूल। मोस्ट आउटर लेयर, सेल वॉल के बाद की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। तो जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसके अंदर ये कैप्सूल पाई जाती है, और किसकी बनी होती है, म्यूको पॉलीसेकेराइड। किसके बनी होती है, बिल्कुल याद रखना है आपको, म्यूको पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल बनी हुई होती है। तो इसके पास कैप्सूल है तो इसको हम एनकैप्सुलेटेड भी बोल सकते हैं, इनकैप्सुलेटेड भी बोल सकते हैं। और जो अवायरुलेंट स्ट्रेन है उसके पास में कोई भी कैप्सूल नहीं होती। तो डू नॉट हैव एनी कैप्सूल, किसी भी तरीके की कैप्सूल नहीं होती है किसके पास में, अवायरुलेंट स्ट्रेन के पास। अब हमें पता चल गया कि वायरुलेंट स्ट्रेन के पास में म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई कैप्सूल है, और अवायरुलेंट स्ट्रेन के पास में कोई भी कैप्सूल नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि ये कैप्सूल क्या काम करता है। देखो दोस्तों, हर
जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास में एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम हैं, ह्यूमन है, कोई माइस है, कोई एनिमल है, सबके पास में एक इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। तो जैसे ही ये अवायरुलेंट स्ट्रेन किसी भी माइस या ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, तो जो फेगोसाइटिक सेल है हमारी, फेगोसाइटिक सेल क्या कर लेती है, इजीली एंगल्फ कर लेती है एंड डिग्रेड कर देती है इस अवायरुलेंट स्ट्रेन को। कैसे कर देती है? क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई भी कैप्सूल नहीं होता है। और वहीं हम बात करें वायरुलेंट स्ट्रेन की, तो इसके पास में कैप्सूल प्रेजेंट है। तो जो फेगोसाइटिक सेल है नॉट इजीली एंगल्फ, ये इजीली एंगल्फ नहीं होती है फेगोसाइटिक सेल के थ्रू, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, किल नहीं होगी, मरेगी नहीं। फेगोसाइटिक सेल इसको नहीं मार पाएगी। ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई, ये स्ट्रेन मल्टीप्लाई करेगी और न्यूमोनिया कोज कर देगी, न्यूमोनिया कोज कर देगी। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड वायरुलेंट स्ट्रेन न्यूमोनिया कोज कर पाती है और अवायरुलेंट स्ट्रेन न्यूमोनिया कोज नहीं कर पाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। ये हम कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं, फिर आगे एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे। एक अहम बात और है, जब हमें लेबोरेटरी कंडीशन में किसी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो किस पे करते हैं, न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं, न्यूट्रिएंट अगार पे। तो जब वायरुलेंट स्ट्रेन को न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रो करवाया जाता है तो एक स्मूथ, या फिर हम ये कहते हैं कि शाइनी कॉलोनी बनती है, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बनती है। किसकी, वायरुलेंट स्ट्रेन की। वहीं हम बात करें अवायरुलेंट स्ट्रेन को जब न्यूट्रिएंट अगार के अंदर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर ग्रो करवाया जाता है तो एक रफ कॉलोनी बनती है, रफ कॉलोनी। इसमें स्मूथ क्यों बनती है, क्योंकि इसके पास में कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि किसका बना हुआ है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, जो कि थोड़ा शाइनी एंड चिकना एक तरीके से होता है, जिसकी वजह से ये स्मूथ कॉलोनी बनती है। और एस फॉर स्मूथ फॉर एस, तो हम इसको एस स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एस स्ट्रेन भी बोलते हैं। वहीं पे ये रफ कॉलोनी बनती है तो इसको हम रफ से आर ले लिया और रफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। अब हमारे पास में दो तरह की स्ट्रेन होगी, एस स्ट्रेन जो निमोनिया कोज कर रही है, जो वायरुलेंट है, पॉइजनस है, डिजीज कोजिंग है, और एक होगी आर स्ट्रेन जो अवायरुलेंट है, जो डिजीज कोज नहीं कर रही है। अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं दोस्तों आगे, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो ग्रिफ्थ ने क्या किया, आपकी एस स्ट्रेन ली, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस में, इंजेक्ट इनटू माइस। तो माइस क्या कर गया आप लोगों का, डाई, मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि एस स्ट्रेन जो है वो डिजीज कोज कर सकती है। एस स्ट्रेन ने क्या किया, माइस के अंदर न्यूमोनिया कोज किया और माइस मर गया। सेकेंड, उसने आर स्ट्रेन लिया और ये किस में इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस लाइव, जिंदा था, माइस नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, हमें पता है आर स्ट्रेन डिजीज कोज नहीं करती है, अवायरुलेंट है, तो ये माइस जो है हमारा लाइव था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। फिर ग्रिफ्थ ने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन है हमारी जो डिजीज कोज कर रही है, एस स्ट्रेन जो डिजीज कोज कर रही है, उसको क्या किया इसने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉईल किया। एस स्ट्रेन को क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉईल किया और उसके अंदर जो बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन जो थी, उसको किल कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट किल्ड, हीट किल्ड, हीट किल्ड बैक्टीरिया। तो उसने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर लिया। तो थर्ड वाला क्या किया, एस स्ट्रेन, या मैं ये कह दूं एच के बोलूंगा मैं फॉर हीट किल, हीट किल एस स्ट्रेन उसने माइस में डाली। तो माइस क्या करेगा,
माइस क्या करेगा, लाइव रहेगा या डाई? माइस लाइव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारा मर चुका था। पहले ये देखो एस स्ट्रेन क्या कर रही था, डाई कर रहा था, क्योंकि इसके पास में डिजीज कोजिंग एजेंट्स थे। लेकिन इसको हमने जैसे ही हीट किल किया, बॉइलिंग किया किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद में हमने इसको माइस में डाला तो माइस मरा नहीं, जिंदा रहा एस स्ट्रेन से भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें पता चल रहा है क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है मर चुका है। आगे हम बात करते हैं, इसने क्या किया, गिरफ्त यहीं नहीं रुका, गिरफ्त ने क्या किया, लास्ट एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उसने क्या किया, जो हीट किल एस स्ट्रेन ले ली, हीट किल एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन आपकी क्या थी, लाइव, उसको हीट किल नहीं किया था। तो हीट किल एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, इस पे क्या किया, इसको जब माइस में डाला तो माइस क्या हो गया, डाई हो गया, माइस मर गया। हाउ? यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई माइस कैसे मर गया? ये तो आर स्ट्रेन थी जो डिजीज कोज नहीं कर सकती है, ये हीट किल थी जिसको हमने बॉइलिंग किया है तो ये भी डिजीज कोज नहीं कर सकती, उसके बावजूद भी माउस कैसे मर गया? इसके पीछे क्या रीजन था? तो दोस्तों आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो हीट किल और आर स्ट्रेन को जब हमने मिलाया, हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को आपस में मिलाया तो माउस डाई कैसे हो गया? हमें पता है कि कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर एक डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, एज ए जेनेटिक मटेरियल, और कुछ प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि डीएनए या प्रोटीन कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से ये माउस डाई हुआ है। तो आपको पता है जब हमने एस स्ट्रेन को हीट किल किया बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर, बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर जितनी भी प्रोटीन्स होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जितनी भी प्रोटीन होती हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर डिस्टर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जो डीएनए है हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? डीनेचर। डीनेचर होने का मतलब है ये हमारा कोई डीएनए था डबल हेलिक्स, और ये क्या हो गया, बस अलग अलग हो गया, दो स्ट्रेन इसकी अलग अलग हो चुकी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मरा नहीं है, ये डीएनए क्या हो गया, डीनेचर हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं, कि बॉइलिंग टेम्परेचर जब भी हम डीएनए को देते हैं तो डीएनए क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, बट प्रोटीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो क्या बचा, बैक्टीरिया तो हमारा किल हो चुका था सॉल्यूशन के अंदर, जब हमने किसी टेस्ट ट्यूब में उसको बॉईल किया, प्रोटीन जो बैक्टीरिया था सब कुछ किल हो गया, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर डीएनए एज ए डीनेचर फॉर्म में पड़ा रहा। तो जैसे ही हमने इसके अंदर आर स्ट्रेन को जो कि लाइव थी उसको डाला इस सॉल्यूशन को, तो जो नेक्ड डीएनए था, नेक्ड डीएनए, इसके अंदर कोई भी प्रोटीन सब्सटेंसेस नहीं है, कुछ और नहीं है, नेक्ड डीएनए ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया, या आप कह दो लाइव आर स्ट्रेन, उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना है आपको, कहीं भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए इनटू ए बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जब आप नेकेड डीएनए ट्रांसफर करते हो तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इसी कारण ग्रिफ्थ के इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो समझ में आया दोस्तों कि इससे अब साबित कैसे होता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल था। इस तरीके से साबित होता है कि जो प्रोटीन थी जो हीट किल्ड बैक्टीरिया में, ये याद रखना कि आर स्ट्रेन तो पहले सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था किसका, ये जो पॉइजनस या डिजीज कोजिंग एजेंट है, ये मान लो कि यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो डिजीज कोज कर पा रहे थे, ऐसे करैक्टर आर स्ट्रेन के पास में नहीं थे। लेकिन जब हमने ये हीट किल बैक्टीरिया आर स्ट्रेन के अंदर डाला
तो आर स्टेन ने ऐसे करेक्टर डेवलप कर लिए अपने अंदर, डिजीज कोजिंग जो करेक्टर हैं वो डेवलप कर लिए। तो ये डिजीज कोजिंग करेक्टर कहाँ से आए? ये आए दोस्तों हमारे डीएनए से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो उस टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुका था, डीएनए ही हमारे पास बचा था। तो डीएनए ने ही क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन को, इस करेक्टर को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है किसके अंदर, आर स्टेन के अंदर। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसने ये डिजीज कोजिंग करेक्टर जो हीट एस स्टेन में थे वो ट्रांसफ़र कर दिए किसके अंदर, आर स्टेन के अंदर। दैट्स वाई वी कॉल डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। पर ग्रिफ्थ के कुछ ड्रॉबैक रहे, वो बायोकेमिकल नेचर जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का वो नहीं समझा पाया कि किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है, इसके पीछे एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग मान रहे थे कि प्रोटीन भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग क्या मान रहे थे, कुछ लोग क्या मान रहे थे। क्योंकि इतनी जल्दी से किसी चीज़ को मानना इतना आसान नहीं है दोस्तों कि हम मान लें कि भाई डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रिफ्थ के इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया पूरी तरीके से। तो आगे और भी साइंटिस्ट आए, जो ओवेरी थे, मैकलियोड ओवेरी थे, उसके बाद में हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे कम्प्लीटली प्रूफ हो गया, इस्टेब्लिश हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आगे हम उसकी बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।